नमस्कार दोस्तों, मैं हरपुल सिंह चौधरी। हिस्ट्री से मैंने एमफिल की है राजस्थान यूनिवर्सिटी से और 2 बार जेआरएफ हूँ। मैं आपको गुप्त हिस्ट्री के जो स्कूल लेक्चरर है उसका जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस कवर करवाना चाहता हूँ मेरी तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं। हम आपके इस टॉपिक में लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री टॉपिक में गुप्तकालीन कला, साहित्य और स्थापत्य लिखा हुआ है। आज हम गुप्तकालीन साहित्य पढ़ेंगे। गुप्तकालीन साहित्य पढ़ने के दौरान हम चर्चा करेंगे कि गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। प्राचीन भारत में साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है, स्वर्ण काल कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस काल में असाधारण साहित्यिक रचनाएं लिखी गई है, जिनमें आप कालिदास को जानते हैं। कालिदास के द्वारा खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक लिखे गए। अन्य भी रचनाकार हैं जिनके द्वारा रचनाएं लिखी गई है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं वो संस्कृत भाषा में है, इसलिए गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का भी स्वर्ण काल कहा गया है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। मैक्स मुलर ने गुप्त काल को पुनर्जागरण काल कहा है। मैक्स मुलर ने गुप्त काल को क्या कहा है? पुनर्जागरण काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस दौरान असाधारण साहित्यिक रचनाएं हुई, इन्हीं के कारण इन्हें पुनर्जागरण काल कहा गया है। गुप्त काल के दौरान जो भाषा है वो गुप्त काल की राज दरबार की भाषा थी, वो संस्कृत भाषा थी। इससे पूर्ववर्ती कालों में जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। जैसे आपने पढ़ा होगा, सातवाहनों की जो राजभाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, लिपि ब्राह्मी थी। तो जो मौर्योत्तर काल या पहले के जो काल हैं उनमें जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, जो आम जनता की भी हुई थी, राज दरबार की भी हुई थी। लेकिन गुप्त काल में संस्कृत भाषा की प्रतिष्ठा आपको दिखाई पड़ेगी। उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न वर्ग और स्त्रियां जो हैं प्राकृत बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। भारतीय दर्शन के इतिहास में गुप्त काल को भाष्य रचना का काल भी कहा जाता है। ये एक लाइन आपको याद रखनी चाहिए। गुप्त काल के दौरान हम देखते हैं कि रामायण, महाभारत और पुराणों, इनको अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया। गुप्त काल के दौरान ही न केवल महाभारत, रामायण और पुराणों को अंतिम रूप दिया गया, बल्कि अनेक स्मृतियों की रचनाएं हुई, जिनमें आप नारद स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति ये देख सकते हैं। इन सभी स्मृतियों की रचनाएं कौन सी काल में हुई है? गुप्त काल में हुई है। एक मनु स्मृति आती है, मनु स्मृति। ये याद रखना, मौर्योत्तर काल की है। ये कौन से काल की है? मौर्योत्तर काल की है। अगर आपको वो दे निम्न में से कौन सी स्मृति गुप्त काल की नहीं है, तो आप बता सकते हो कि मनु स्मृति गुप्त काल की नहीं है, वो मौर्योत्तर काल की है। और एक आती है देवल स्मृति, देवल स्मृति। ये पूर्व मध्य काल की है। तो अगर वो देना देवल स्मृति या मनु स्मृति, तो ये आप बता देना कि मनु स्मृति तो मौर्योत्तर काल की है, गुप्त काल की नहीं है। और दूसरी देवल स्मृति पूर्व मध्य काल की है। तो जो बाकी जो बची हुई स्मृतियाँ, जैसे नारद हो गई, बृहस्पति हो गई, कात्यायन हो गई, पराशर हो गई, ये सारी स्मृतियाँ गुप्त काल की हैं। अब नारद और बृहस्पति स्मृति का जो विषय है वो विधि का विषय है, इसलिए ये विधि विषयक स्मृतियाँ हैं। कात्यायन जो स्मृति है वो आर्थिक विषयक स्मृति है। ये आपको याद रखनी है। गुप्त काल में न केवल रामायण, महाभारत, पुराणों को अंतिम रूप दिया गया, बल्कि षड दर्शन का भी विकास जो है वो गुप्त काल में ही हुआ है। ये आपको याद रखना होगा। षड दर्शन का विकास भी किस काल में हुआ है? गुप्त काल में ही हुआ है। गुप्तकालीन नाटकों की चर्चा करें हम, तो हम देखेंगे कि गुप्तकालीन नाटक जो है वो सुखांत हुआ करते थे और प्रेम प्रधान हुआ करते थे, जबकि यूनानी नाटक जो है वो दुखांत हुआ करते थे। सामान्यतः गुप्तकालीन नाटक सुखांत हुआ करते थे। इसका एक अपवाद हमें दिखाई देगा शूद्रक की मर्चकटिकम जो नाटक है वो दुखांत नाटक है। ठीक है। वरना यूनानी नाटक दुखांत हुआ करते थे और भारतीय नाटक सुखांत हुआ करते थे। अब गुप्तकालीन साहित्य में हम देखेंगे कि गुप्तकालीन साहित्य में वो साहित्य जिसकी जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से मिलती है, गुप्तकालीन अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। तो उनमें कौन कौन से आते हैं तो वो देख लो। गुप्तकालीन संस्कृत प्रशस्तियों के रचनाकार देख लो आप, जिनमें हरिसेन, जिसको सब जानते हैं, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। और ये प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? तो ये है समुद्रगुप्त की है। गुप्त शासक हुए समुद्रगुप्त, उनकी विजयों की जानकारी देती है प्रयाग प्रशस्ति, जो हरिसेन द्वारा रचित है।
हरिसेन द्वारा रचित इस प्रयाग प्रशस्ति को काव्य की उपमा दी गई है। ये याद होना चाहिए आपको। किसकी उपमा दी गई है? काव्य की उपमा दी गई है। इसके साथ ही वत्स भट्टी जिन्होंने मंदसौर प्रशस्ति लिखी, वत्स भट्टी ने कौन सी प्रशस्ति लिखी? मंदसौर प्रशस्ति लिखी, जो कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी था। याद रखना, कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी वत्स भट्टी ने मंदसौर प्रशस्ति लिखी। अब एक यहाँ पर पॉइंट आता है कि एक मंदसौर प्रशस्ति और है, एक मंदसौर प्रशस्ति और है जो वासुल द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? वासुल द्वारा लिखी गई है। याद रखना, वासुल द्वारा जो रचित मंदसौर प्रशस्ति है वो मालवा शासक यशोवर्मन या यशोधर्मन की प्रशस्ति में लिखी गई है, वो वासुल द्वारा मंदसौर प्रशस्ति। और ये जो मंदसौर प्रशस्ति है ये कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी वत्स भट्टी द्वारा लिखी गई है। गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है इससे। तीसरा जो प्रशस्तिकार है वो वीरसेन साव है, जिसने उदयगिरी गुहा लेख की रचना की। वीरसेन साव ने उदयगिरी गुहा लेख की रचना की। तो इस तरीके से आपको ये गुप्तकालीन संस्कृत प्रशस्तियों की रचनाकारों के नाम याद रहने चाहिए और ये प्रशस्तियाँ कौन कौन सी है, जिनमें आपको प्रयाग प्रशस्ति जिसका रचयिता हरिसेन था, इस प्रयाग प्रशस्ति को तो काव्य की उपमा दी गई है, ये याद रखना। वत्स भट्टी जिसने मंदसौर प्रशस्ति लिखी, किनके समय थे ये? कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी थे। वीरसेन साव जिसने उदयगिरी गुहा लेख की रचना की। अब हम आगे पढ़ेंगे गुप्तकालीन साहित्य। प्रमुख गुप्तकालीन साहित्य कौन कौन से हैं और साहित्यकार कौन कौन हुए, जिनमें सबसे फेमस साहित्यकार हैं कालिदास। कालिदास को स्मिथ ने भारत का शेक्सपियर भी कहा है। कालिदास को स्मिथ ने क्या कहा है? भारत का शेक्सपियर भी कहा है। शेक्सपियर अंग्रेजी कविता का जनक माना जाता है। शेक्सपियर को जनक तो नहीं माना जाता, लेकिन बहुत बड़े कवि भी है अंग्रेजी कविताओं में, तो कालिदास को उस कैटेगरी में स्मिथ ने रखा है। कालिदास ने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें उन्होंने खंड काव्य लिखे। 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं, 3 नाटक हैं। इसके अलावा 2 अन्य रचनाएं भी आपको याद रखनी है। खंड काव्यों में उन्होंने पहला जो खंड काव्य लिखा वो ऋतुसार है और दूसरा है मेघदूतम। 2 खंड काव्य आपको याद रहने चाहिए, ऋतुसार और मेघदूतम। ऋतुसार जो है कालिदास द्वारा रचित पहला काव्य है। कालिदास द्वारा रचित पहला काव्य अगर आपसे पूछे तो वो है ऋतुसार, जिसमें ऋतुओं के बारे में दिया गया है। 6 ऋतुओं का वर्णन है, 6 ही सर्गों में है। 6 ऋतुओं का वर्णन है और 6 ही सर्गों में है, ये याद रखना है आपको। मेघदूतम है, ये जो है ये मेघ यानी बादलों को जो है संबोधित करते हुए लिखा गया काव्य है और ये विरह गाथा युक्त है और वेदर्भी शैली में। कौन सी शैली में? वेदर्भी शैली में है और विरह गाथा युक्त है ये ग्रंथ, ये याद रखना आपको मेघदूतम के बारे में। फिर हम इनके महाकाव्य देखें अगर कालिदास का, तो कालिदास का पहला महाकाव्य है कुमार संभवम। कौन सा महाकाव्य है? कुमार संभवम। अब कुमार से क्लियर है, कुमार कौन थे? तो कुमार है भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, उनके लिए कुमार शब्द प्रयोग में लिया जाता है। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं कुमार, तो इन कुमार यानी कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन है कुमार संभवम में। न केवल उनकी जन्म कथा का वर्णन है, बल्कि शिव और पार्वती के प्रेम विवाह का भी उन्होंने वर्णन किया है। इस प्रेम विवाह के वर्णन को मम्मट ने अनैतिक श्रेणी में रखा है इसे, और कालिदास की आलोचना की है इसलिए कि इन्होंने शिव और पार्वती के प्रेम विवाह का उल्लेख किया है, जो अनैतिक श्रेणी में बताते हुए मम्मट ने कालिदास की क्या की है? आलोचना की है। याद रखना, कालिदास द्वारा रचित पहला महाकाव्य था कुमार संभवम। नाम में इनकी डिटेल छुपी हुई है, नाम से आप डिटेल निकाल सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप भी याद रख सकते हो इसको। दूसरा है इनके द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंशम। दूसरा रचित महाकाव्य है रघुवंशम। अब देखो, रघु कौन थे? तो राम थे, तो इसमें राम कथा का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? राम कथा का वर्णन है। इसकी एक खास बात यह है जो इसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य बनाती है, किसी भी काव्य में जितने भी रसों का प्रयोग हो सकता है उन सभी रसों का प्रयोग कालिदास ने इसमें कर दिया, तो ये विशिष्ट ग्रंथ बन गया। इसलिए रघुवंशम वो ग्रंथ है जिसमें काव्य के सभी रसों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये
सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य बन गया कालिदास का। याद रहेगा, कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। अब एक चीज़ यहाँ पर आप याद रखो, लघुत्रयी। लघुत्रयी में 3 ग्रंथ कौन से आते हैं? तो कालिदास के वे 3 ग्रंथ आते हैं जिनमें 2 तो महाकाव्य है कालिदास के। 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक कुमार संभवम है और एक रघुवंशम है। 2 महाकाव्य आ गए। एक खंड काव्य है मेघदूतम, एक खंड काव्य है मेघदूतम। तो याद रखना 2 महाकाव्य और एक खंड काव्य, ये 3 ग्रंथ मिलकर लघुत्रयी का निर्माण करते हैं। कभी आरपीएससी पूछ सकता है निम्न में से कौन सा ग्रंथ लघुत्रयी में शामिल नहीं है, तो यही दे देगा, 2 खंड काव्य और 2 महाकाव्य दे देगा। तो दोनों महाकाव्य तो आएंगे, लेकिन खंड काव्य में से कौन सा खंड काव्य आएगा? मेघदूतम आएगा, ऋतुसंहार नहीं आएगा। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कालिदास के अगर नाटकों की बात करें हम, तो नाटकों में है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोत्सर्य और अभिज्ञान शकुंतलम। याद रखना, कालिदास द्वारा रचित पहला जो नाटक है वो मालविका अग्निमित्रम है। कौन सा नाटक है? मालविका अग्निमित्रम है। और कालिदास द्वारा रचित तीनों नाटकों में से यही एकमात्र नाटक है जो ऐतिहासिक है। जो क्या है? ऐतिहासिक है, क्योंकि इसका कथानक जो है वो, जिसका नाम है अग्निमित्र, ये शुंग शासक है। कौन है ये? शुंग शासक है ये याद रखना। इसलिए इसका कथानक क्या हो जाता है? ऐतिहासिक हो जाता है, और ये नाटक ऐतिहासिक हो जाता है। मालविका अग्निमित्रम, शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा का वर्णन है इस मालविका अग्निमित्र नामक ग्रंथ में। याद रखना, कालिदास द्वारा रचित पहला नाटक और कालिदास द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक भी है ये, ठीक है, मालविका अग्निमित्र। इसके बाद में अगला जो नाटक हम देखेंगे वो है विक्रमो उर्वशीय। विक्रमो उर्वशीय नाटक है। विक्रमो उर्वशीय नाटक है, तो इसमें उर्वशी और पुरूरवा की प्रणय कथा है। पुरूरवा और उर्वशी की प्रणय कथा का इसमें क्या है? वर्णन है विक्रमो उर्वशीय में, ये याद रखना आप। फिर इनका जो तीसरा जो नाटक है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनकी आखिरी रचना भी बताई जाती है, ये इनकी अंतिम रचना भी बताई जाती है। ये इनकी अंतिम रचना भी थी, ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना भी थी, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें जो दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन है। कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रचना अगर कोई है तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना भी अभिज्ञान शाकुंतलम है, और कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना भी अभिज्ञान शाकुंतलम है, और कालिदास की अंतिम रचना भी अभिज्ञान शाकुंतलम है। अब इस अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथानक है, दुष्यंत और शकुंतला, ये कथानक जो है महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। किस पर्व से लिया गया? आदि पर्व से लिया गया। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के कथानक महाभारत के किस पर्व से लिए गए हैं। तो ये याद रहना चाहिए, किस पर्व से लिए गए हैं? तो आदि पर्व से लिए गए हैं, ये याद रहना चाहिए आपको, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक, ठीक है। और कालिदास के 2 अन्य नाटक भी जो आपको याद, दो अन्य रचनाएं भी हैं जो याद रहनी चाहिए आपको। एक है कुंतलेश्वर दौत्यम, नाम याद रहेगा, कुंतलेश्वर दौत्यम, कुंतलेश्वर दौत्यम, ठीक है। एक कालिदास का है कुंतलेश्वर दौत्यम, और एक है ज्योतिर्विद्याभरण, ज्योतिर्विद्याभरण नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की खासियत मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। इस ग्रंथ की खासियत ये है कि इसमें आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो गुप्त शासक हुए, उनके दरबार में जो 9 रत्न होते थे उनका उल्लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों का उल्लेख ज्योतिर्विद्याभरण नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना कालिदास ने की थी। तो ये हो गए कालिदास की रचनाएं। और गुप्तकालीन साहित्य में कालिदास का अहम योगदान है। गुप्तकालीन साहित्य में कालिदास का अहम योगदान है, जो आप देख ही चुके हैं ऊपर कि उन्होंने 2 खंड काव्य लिखे, ऋतुसंहार और मेघदूतम, 2 महाकाव्य लिखे, कुमार संभवम और रघुवंशम। रघुवंशम इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। 3 नाटक लिखे, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो इनका अंतिम रचना भी थी अभिज्ञान शाकुंतलम, और सर्वश्रेष्ठ रचना भी मानी जाती है। अन्य रचनाओं में कुंतलेश्वर दौत्यम है और ज्योतिर्विद्याभरण है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों का उल्लेख मिलता है। ये बात आपको क्लियर हो गई।
इसके अलावा हम देखते हैं और भी रचनाएं जो गुप्त काल में रची गई है, उनकी भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे शूद्रक की है मर्चकटिकम। शूद्रक की कौन सी रचना है? मर्चकटिकम। मर्चकटिकम का आपसे शाब्दिक अर्थ भी पूछ सकता है। मर्चकटिकम का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का खिलौना। मर्चकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या है? मिट्टी का खिलौना। आगे हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी रचना विष्णु शर्मा, जिन्होंने क्या लिखी? पंचतंत्र। आपको याद होगी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा। अब कोई पूछ ले पंचतंत्र क्यों लिखी विष्णु शर्मा ने, तो अमर कीर्ति नामक एक राजा हुआ, उसके 3 पुत्र थे, मूर्ख थे वो, उन्हें विद्वान बनाना था, इसके लिए विष्णु शर्मा ने क्या लिखी? पंचतंत्र। अमर कीर्ति नामक राजा के 3 मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देने हेतु रचित ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्र। ठीक है, याद हो गया। शूद्रक की मर्चकटिकम हो गई, शूद्रक की मर्चकटिकम हो गई और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो गया। अब देखो अमर सिंह की अमरकोश। अमर सिंह की अमरकोश। अमरकोश नाम सबको याद रहता है, लेकिन इसका एक दूसरा नाम है जो आपको याद रखना चाहिए। आरपीएससी कभी भी ये पूछ सकता है। अमर सिंह की नाम लिंगानुशासन। अमरकोश का ही दूसरा नाम है नाम लिंगानुशासन। क्या नाम है? नाम लिंगानुशासन। ये याद रहनी चाहिए। अमरकोश का दूसरा नाम है नाम लिंगानुशासन। अमरकोश को संस्कृत साहित्य का या संस्कृत का क्या कहा जाता है? विश्वकोश भी कहा जाता है। ये आपको याद होगा कि अमर सिंह की अमरकोश को संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जरूर याद रखना, नाम लिंगानुशासन। ठीक है, 3 हो गई। चौथी रचना देखो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने 3 रचनाएं लिखी है जो तीनों आपको याद रहनी चाहिए। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसार वंचिका। अभिसार वंचिका तीनों याद रहनी चाहिए। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसार वंचिका। मुद्रा राक्षस नायिका विहीन नाटक है। देखो मुद्रा राक्षस नाटक की रचना तो हुई है गुप्त काल में विशाख दत्त द्वारा, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु है वो है मौर्य काल की। कैसे? इसमें ये जो राक्षस है ना, राक्षस नामक अमात्य जो था ये घनानंद का अमात्य था। राक्षस नामक अमात्य था घनानंद का, जिसकी मुद्रा को किसने चोरी कर लिया? कौटिल्य ने चोरी करके उसकी अकूत संपत्ति पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उसकी अकूत संपत्ति पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और उसके माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य सौंप दिया, घनानंद को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो तो मौर्य साम्राज्य से जुड़ी हुई है, जबकि ये लिखी कब गई? ये गुप्त काल में लिखी गई, ये याद रखना। और ये एक नायिका विहीन नाटक है। देवी चंद्रगुप्तम हो गया, जिसमें रामगुप्त की जानकारी मिलती है हमें। गुप्त शासक थे रामगुप्त, उनकी जानकारी मिलती है। और अभिसार वंचिका, ये याद हो गई। विशाख दत्त की 3 रचनाएं, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसार वंचिका। आगे चलते हैं। 12वीं की किरातार्जुनीयम। 12वीं की किरातार्जुनीयम। अब नाम में क्लियर है, किरात प्लस अर्जुन। किरात कौन थे? किरात थे भगवान शिव। और अर्जुन, अर्जुन ने महाभारत युद्ध से पहले भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। उसी तपस्या पर आधारित ये कथानक है। 12वीं द्वारा रचित ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। ठीक है, किरात अर्जुनीयम। अब इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और ये महाभारत, इसका कथानक महाभारत के कौन से पर्व पर आधारित है? तो वन पर्व पर आधारित है। पीछे मैंने बताया कालिदास द्वारा रचित रचना थी एक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका कथानक तो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया था। और 12वीं की रचना किरातार्जुनीयम का कथानक वन पर्व से लिया गया है। अब ये कैसे याद रखें कि ये वन पर्व से लिया गया है? तो ये ऐसे याद रखेंगे कि अर्जुन जो है भगवान को, शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कहाँ पर करेगा? एकांत में करेगा। एकांत मतलब जंगल में करेगा, वन में करेगा। इसलिए ये ऐसे याद रखना, ये वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, याद हो जाएगा। ये 12वीं की किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व पर आधारित है इसका कथानक? ये क्वेश्चन आया नहीं है, अब पूछ सकते हैं यार पीसी ये क्वेश्चन। आजकल ऐसे ही क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, कामंदक का नीतिसार। अगला जो ग्रंथ है, रचना है कामंदक का नीतिसार। नीतिसार जो है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, उस अर्थशास्त्र का संक्षिप्तीकरण है, उसका छोटा वर्जन है नीतिसार। कामंदक का नीतिसार क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्तीकरण है, छोटा वर्जन है। इसके अलावा अन्य रचनाएं देखोगे गुप्तकालीन,
तो वात्स्यायन की कामासूत्र है, वात्स्यायन की कामासूत्र है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। चंद्रगोमिन का चंद्र व्याकरण है, चंद्रगोमिन का चंद्र व्याकरण है। चंद्रगोमिन बंगाल के रहने वाले थे जिन्होंने चंद्र व्याकरण लिखा। इन्होंने पतंजलि के महाभाष्य पर ये टीका लिखी थी, वो भी व्याकरण का ग्रंथ है, पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है। तो उस पर टीका लिखी थी चंद्रगोमिन ने, चंद्र व्याकरण। एक जो अगली रचना है नारायण पंडित की हितोपदेश, अगली रचना है नारायण पंडित की हितोपदेश, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी एक बार पूछ भी चुका है हितोपदेश के लेखक कौन थे, तो नारायण पंडित थे। हितोपदेश क्यों इम्पोर्टेंट है नारायण पंडित की? एक तो ये शिक्षण, संस्कृत शिक्षण का पहला ग्रंथ है, संस्कृत शिक्षण का पहला ग्रंथ है, और इसके 4 भाग है। अभी तक पूछा नहीं है हितोपदेश के कितने भाग हैं, हितोपदेश के 4 भाग हैं। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि और विग्रह, ये 4 भाग हैं, याद रखना। आप कभी भी देखे पूछ सकता है, आपको कथनों में भी पूछ सकता है कि हितोपदेश जो नारायण पंडित द्वारा रचित ग्रंथ है वो कितने भागों में बटा हुआ है, तो 4 भागों में। और कौन कौन से वो भाग हैं, तो मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि और विग्रह, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं 4 भाग। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि और विग्रह, ये 4 भाग यहाँ पर मैंने बता दिए हैं आपको। अगली जो रचना है जो इम्पोर्टेंट है, भामह की काव्यालंकार, काव्यालंकार, ये भामह की है, ये आपको याद रखनी है। भामह की काव्यालंकार ये रचना है गुप्तकालीन। दंडी की 2 रचनाएं याद रखनी है, काव्यादर्श और 10 कुमार चरित। कोई दंडी बोलता है, कोई दंडिन बोलता है, आप तो दंडी याद रख लो, दंडी की या दंडी, जो भी आपको सुविधा अनुसार अच्छा लगे वो वर्ड यूज करो। दंडी की 2 रचनाएं हैं, काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र, ये आपको याद रखनी है। दंडी की 2 रचनाएं काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र है, ठीक है। इसके अलावा भट्टी कवि, भट्टी कवि जिसका नाम वत्स भट्टी है, वत्स भट्टी को भट्टी कवि भी बोलते हैं, जिन्होंने भट्टी काव्य की रचना की। अब देखो भट्टी काव्य सीधा देगा तो आप वत्स भट्टी या भट्टी कवि कर सकते हो, लेकिन इसका तो दूसरा नाम है वो इम्पोर्टेंट है, रावण वध, वो यही देगा, मैचिंग करवाएगा वो। रचनाएं और उनके रचनाकार, गुप्तकालीन रचनाएं और उनके रचनाकार मैचिंग करो, तो आपको ये याद रखना है। जो मैंने बताई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और लगभग सारी रचनाएं मैंने बता दी है आपको। तो कंटेंट के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, आपको भरपूर कंटेंट मिलेगा और शॉर्ट मिलेगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा आपको, उसकी चिंता आप मत करो। जो दे रहा हूँ उसको आप पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, आपको याद भी होगा ही, आपने पढ़ भी लिया होगा एग्ज़ाम से। अब तो कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम से, तो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ केवल, और शॉर्ट करवा रहा हूँ ताकि आप याद कर सको, ठीक है। तो भट्टी कवि या वत्स भट्टी की रावण वध, ये आपको रचना याद होनी चाहिए। भट्टी कवि की या वत्स भट्टी की रावण वध रचना है। अगली रचना भी इम्पोर्टेंट है, मेहनता की है ग्रीव वध, मेहनता की रचना है ग्रीव वध, ये रचना आपको याद रखनी है। मेहनता की है ग्रीव वध, या भ्रतमेंट भी बोलते हैं, अब दे देता है भ्रतमेंट, ये दे दे नाम, तो आप बोलोगे कि नहीं आपने तो मेहनता लिखाया था, ये कहाँ से आ गया, तो याद रखना ये नाम भी ये दे सकता है। ये हयग्रीव वध नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं मेहनता या भ्रतमेंट, ठीक है। फिर बुद्धघोष नामक एक हीनयानी थे जिन्होंने विशुद्धि मग लिखी रचना गुप्त काल में। विशुद्धि मग जो है ये जो बौद्ध ग्रंथ नहीं है त्रिपिटक, इन त्रिपिटकों पर टीका है, त्रिपिटकों पर टीका है, त्रिपिटकों पर टीका है। तो बुद्धघोष द्वारा त्रिपिटकों पर लिखी गई टीका का क्या नाम है, विशुद्धि मग, जो कौन से काल में लिखी गई, जो गुप्त काल में लिखी गई। इसके अलावा सिद्धसेन नामक एक जैन ने न्यायावतार नामक ग्रंथ की रचना की थी। सिद्धसेन ने किसकी रचना की थी, न्यायावतार नामक ग्रंथ की रचना की थी। सिद्धसेन ने न्यायावतार नामक ग्रंथ की रचना की थी। और आखिरी रचना आज के इस लेक्चर की आखिरी जो रचना है वो है प्रशस्त पाद, प्रशस्त पाद द्वारा रचित पदार्थ धर्म संग्रह, ये रचना भी आप याद रखना, पूछ सकता है। पदार्थ धर्म संग्रह नामक गुप्तकालीन रचना के रचनाकार कौन है, तो प्रशस्त पाद है। पदार्थ धर्म संग्रह रचना के रचयिता प्रशस्त पाद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और कोशिश करूँगा मैं आपको कि अच्छा पढ़ाऊँ और अच्छा कंटेंट दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप
अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते होंगे, और आपका रिवीजन चल रहा होगा, और रिवीजन में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और इसे शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आगे भी और वीडियो लगातार आपके पास ये पहुंचते रहेंगे। जो आपके फर्स्ट पेपर का जो इतिहास है, जो फर्स्ट ग्रेड के जो आपके फर्स्ट पेपर का जो इतिहास है, फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री का हो चाहे वो राजस्थान हिस्ट्री का हो, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपका पेपर से पहले रिवीजन। कोशिश करूंगा मैं अगले महीने में इन सब का रिवीजन करवा दूं और इनके शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करता हूं। आपको अगर ये पसंद आया वीडियो तो आप इसे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।